हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक नर्सेस टू जीएनएम स्पेशल। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम होगा हमारा टीनेज प्रेगनेंसी और एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा हम लोग देखने वाले हैं। मतलब कि एज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन इस चैप्टर का ही नाम होगा। इसमें हम ये दोनों टॉपिक्स होंगे। और पिछला वीडियो जो था हमारा, उसमें ओस्टियोमलेशिया और टॉर्च जो इन्फेक्शन होता है, आप लोगों को पता होगा, टोक्जो प्लाज्मोसिस और फिर रूबेला और साइटोमेगालोवायरस और herpes सिम्प्लेक्स वायरस। तो ये जो इन्फेक्शन वाला था और ओस्टियोमलेशिया था, ये हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। तो आइए हमारा लास्ट का सेकंड लास्ट वीडियो इस यूनिट का शुरू करते हैं, जिसमें कि हम लोग आज ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसमें कि हम लोग है कि गर्भवती महिला की उम्र संबंधी जटिलताएं। जो महिलाएं होती है उसमें उम्र संबंधी क्या जटिलताएं होती है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो उम्र संबंधी जटिलताएं में हम लोग ये जान सकते हैं कि जो उम्र संबंधी में दो चीज़ हो सकती है, या तो महिला बहुत पहले प्रेग्नेंट हो जाए या तो बहुत लेट से प्रेग्नेंट हो। तो जो पहले प्रेग्नेंट होती है उसको बोलते हैं टीनेज प्रेगनेंसी, और जो लेट से प्रेग्नेंट होती है उसको बोलते हैं एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा। प्राइमरी ग्रेविडा का मतलब आप लोगों को पता होगा कि जो प्राइमरी ग्रेविडा में होता है, मतलब जब पहली बार माँ बनती है, मतलब कि पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो। और एल्डरली का मतलब लेट से, यानी कि ओल्ड एज एक तरह से हो गया, यानी कि 35 उम्र के बाद। तो हम लोग सबसे पहले एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा देखेंगे, उसके बाद हम टीनेज प्रेगनेंसी देखेंगे। ये दोनों ही हमारा टॉपिक है आज का। तो सबसे पहले देखते हैं एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा। एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा मतलब कि एल्डरली मतलब एज ज़्यादा हो गया है, और प्राइमरी ग्रेविडा मतलब कि पहली बार मतलब कि प्रेग्नेंट हुई है। तो इसको हम मिला के इसका डेफिनेशन बना सकते हैं कि 35 वर्ष की उम्र के दौरान या इसके पश्चात प्रथम बार प्रेग्नेंट होती है, तो ऐसी महिला को एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा कहते हैं। इसका मुख्य रूप से जो है दो प्रकार की महिलाएं में ये पाया जाता है। या तो मैरिज ही महिला की देर से हुई है, या तो मैरिज तो टाइम पे हो गया था परंतु वो काफ़ी दिनों तक प्रेग्नेंट नहीं हो पाई, या फिर गर्भ धारण नहीं कर पाई हो। तो इसके बाद ये बहुत काफ़ी समय बीत जाने के बाद पहली बार प्रेग्नेंट हुई है। मतलब मुद्दा समझ में आ गया आपको कि किसी भी वजह से लेट से अगर प्रेग्नेंट हो रही है तो एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर आती है। कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या क्या होंगे अगर लेट से प्रेग्नेंट हो रही है महिला, तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने के मिलते हैं। तो उसमें गर्भावस्था, प्रसव व सूती का जो अवस्था होती है, यानी कि डिलीवरी के बाद जो परप्यूरियम स्टेज जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो गर्भावस्था के दौरान पाई जाने वाली जटिलताएं, यानी कि प्रेगनेंसी जब है, प्रेग्नेंट है महिला, तो उस टाइम पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो एबॉर्शन हो सकता है, एब्रप्सियो प्लेसेंटा हो सकता है। ये सारे टॉपिक हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं, तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। एब्रप्सियो प्लेसेंटा हो सकता है, हाइडेटिफॉर्म मोल हो सकता है, प्री इक्लेम्सिया या इक्लेम्सिया का लक्षण दिख सकता है, एनीमिया हो सकता है, पोस्ट मैच्योरिटी हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, और गेस्टेशनल डायबिटीज मेलेटस हो सकता है। फिर गर्भस्थ शिशु का जो वृद्धि उसका रुक जाना, जिसको कि हम लोग IUGR बोलते हैं, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, तो ये हो सकता है। फिर गर्भस्थ शिशु में जो जन्मजात विकृतियां हो सकती है, जिसको कि हम लोग कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन या कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज बोलते हैं। फिर प्रसव के दौरान, यानी कि डिलीवरी जब हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। हमने जाना था कि एक तो जब गर्भवती है महिला उस टाइम पे, फिर प्रसव के दौरान, फिर प्रसव के बाद। तो हमने देख लिया गर्भवती के सामने, जब गर्भवती है तो उस टाइम पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है देख लिया हमने। अब हम देखते हैं प्रसव प्रक्रिया के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, यानी कि लेबर के दौरान या फिर डिलीवरी के टाइम पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो मातृक डिस्ट्रेस, यानी कि मैटरनल डिस्ट्रेस, जो मदर है उसको डिस्ट्रेस हो सकता है, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी आ सकती है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ये सारी चीज़ें। फिर फीटल डिस्ट्रेस, यानी कि जो बच्चा है, जो शिशु है, फीटस, उसमें डिस्ट्रेस हो सकता है। फिर समय से पूर्व जो है प्रसव हो सकता है, यानी कि प्री मेच्योर लेबर हो सकता है। फिर प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है, यानी कि लंबा लेबर का प्रोसेस जो है वो लंबा चल सकता है। डिलीवरी के दौरान जो है ऑपरेटिव प्रक्रियाओं, यानी कि सिजेरियन सेक्शन या तो फिर वेंटस डिलीवरी, जिसमें कि हम लोग यूज करते हैं अलग अलग इक्विपमेंट्स का, यानी कि वैक्यूम वगैरह का इसमें यूज करते हैं। और फिर फोर्सेप डिलीवरी, इन सब चीज़ों का जो है रिस्क बढ़ जाता है, इन सब चीज़ों का। फिर रुकी हुई प्लेसेंटा, यानी कि रिटर्न प्लेसेंटा का भी रिस्क बन जाता है कि प्लेसेंटा जो है वो सही से क्लियरली पूरा बाहर आया ही नहीं। ये तो हो गया डिलीवरी टाइम का कॉम्प्लिकेशन। फिर सूतिका अवस्था, यानी कि डिलीवरी के बाद जो टाइम होता है, जिसको हम लोग कोई परप्यूरियम पीरियड बोलते हैं, सूतिका अवस्था बोलते हैं, उसके दौरान क्या क्या जो है जटिलताएं हो सकती है। तो उसके दौरान पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, यानी कि जिसको कि हम लोग PPH भी बोलते हैं। PPH क्या होता है कि अगर 500 ml से ज़्यादा बच्चे की डिलीवरी के बाद 500 ml से अगर ज़्यादा हो रहा है, ये नॉर्मल डिलीवरी में, ठीक है। अगर सीजेरियन सेक्शन हो रहा है तो उसमें 1500 ml से ज़्यादा हो रहा है तो
तो उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। फिर दुग्ध स्राव का नहीं होना, यानी कि लैक्टेशन फेलियर, यानी कि महिला जो है पहली बार, जो बहुत एजेड महिला है वो अगर पहली बार माँ बनती है तो उसमें ये देखने को मिलता है कि बहुत बार कि उनका जो है ना दुग्ध स्राव नहीं होता, यानी कि उनका दूध बनता ही नहीं है। जो लैक्टेशन, वो बच्चे को दूध ही नहीं पिला पाते क्योंकि उनको दूध बना ही नहीं है। ये दूध का जो है बाहर नहीं निकल पाना, दूध स्राव मतलब कि दूध का बाहर नहीं निकलता है, निप्पल से बाहर निकलता है दूध, निकलता ही नहीं है इसमें। फिर जननांगों का वापस अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाना, यानी कि जो सब इन्वोल्यूशन, जो इन्वोल्यूशन का क्या होता है, हमने इन्वोल्यूशन को पिछले वीडियोस में अच्छे से जाना है कि इन्वोल्यूशन का क्या प्रोसेस होता है कि जैसे डिलीवरी के पहले जिस तरह का उनका जननांग था, यानी कि यूट्रस था और जो अलग अलग चीज़ें थी, सर्विक्स था, जो डिलीवरी मतलब कि प्रेग्नेंस होने से पहले जिस अवस्था में था, डिलीवरी के बाद भी फिर से वापस उसी अवस्था में जाता है, ठीक है। और ये किस अवस्था में जाता है, पेरिफेरियम पीरियड में जाता है। तो ये जो है ना पूरी तरह से वापस अपने स्टेज में नहीं जा पाना, यानी कि आप लोगों को पता होगा कि पहले जो यूट्रस होता है उसका साइज छोटा रहता है, लेकिन जो प्रेगनेंसी के टाइम पे उसका साइज बढ़ जाता है, ठीक है। और फिर जब डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी के बाद फिर से साइज उसका घटता है, तो घट के फिर से उतना ही साइज में आना जबकि वो प्रेग्नेंट नहीं थी, उतना साइज में आ गया तो उसको इन्वोल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं। वो सब इन्वोल्यूशन हो जाता है, मतलब कि पूरी तरह से वो उतना नहीं आ पाता है, साइज कम तो होता है लेकिन पूरी तरह से वापस पहले के जितना नहीं हो पाता है। ये उन महिलाओं में देखने को मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा एजेड है, ठीक है। उसके बाद वो पहली बार, यानी कि 35 के एज के बाद ऐसा अगर उसने पहली बार माँ बनी है वो, तो उसमें ऐसा देखने को मिलता है। तो फिर ये सारे कॉम्प्लिकेशन हमने देख लिए तीनों अवस्था के दौरान। अब इसका हम मैनेजमेंट देखेंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट भी हम उसी तरह से देखेंगे। इसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी माना जाता है, ठीक है। जब पहली बार माँ बनी है एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा को हाई रिस्क प्रेगनेंसी माना जाता है क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी में रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसलिए तो कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोला जाता है। तो गर्भावस्था के दौरान क्या क्या हम लोग इसका मैनेजमेंट करेंगे, तो गर्भावस्था के दौरान मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे, इसको नियमित रूप से प्रसव पूर्व भेंट यानी कि एंटीनेटल विजिट जो होता है उसमें जो है टाइम टू टाइम उसको बुलाते रहेंगे, यानी कि उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है नॉर्मल प्रेगनेंसी वाली महिला से। फिर प्रसव पूर्व भेंट के दौरान महिला को सभी आवश्यक परीक्षण करना चाहिए तथा महिला को उचित सलाह देनी चाहिए। उसको सारा तरह का जो चेकअप होता है वो क्योंकि हमें पता है क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो उस कॉम्प्लिकेशन के लिए हमें सारी चीज़ें चेकअप करनी होती है एज ए नर्स के तौर पे। फिर प्रेगनेंसी के दौरान एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा में गर्भपात, प्री एक्लेम्सिया, एनीमिया, एब्रप्सियो प्लेसेंटा, ये सारी चीज़ें हम ऐसी कॉम्प्लिकेशन पाई जा सकती है, हमने पहले भी देखा है कि ये कॉम्प्लिकेशन पाई जा सकती है। अतः इनकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए आवश्यक परीक्षण करना चाहिए और महिला को इनसे बचने के उपाय के बारे में बताना चाहिए, ये एंटीनेटल विजिट के टाइम पे, ठीक है। फिर प्रेगनेंसी के दौरान एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा की देखरेख अनुभवी स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी कि ऑब्स्टेट्रिशियन जिसको बोलते हैं उसके द्वारा की जानी चाहिए, जो कि अनुभवी है, जिनको कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन जो है ना अगर किसी तरह से छूट गया ना तो बहुत दिक्कत कर देता है, फिर एबॉर्शन होने का चांसेस हो जाते हैं। इसलिए तो जो अनुभवी होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनसे दिखाना ज़्यादा सही रहता है। फिर प्रेगनेंसी के दौरान महिला को अतिरिक्त कैलोरी, विटामिन्स, खनिज लवण, पर्याप्त आराम करने, लंबी दूरी की यात्रा से बचने और किसी असामान्य लक्षण के उपस्थिति होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाने के लिए सलाह देनी चाहिए, ठीक है। तो महिला को बताना चाहिए कि मतलब कितना आपको खाना है, कौन से विटामिन्स, कौन से खनिज लवण की आपके अंदर कमी हो रही है, कितना आराम करना है और फिर लंबी दूरी का जो यात्रा है उसको अवॉइड करना है। तो ये सारी चीज़ें हम समझाते हैं महिला को। फिर प्रसव के दौरान प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर, तो हमने देख लिया पहले ये प्रेगनेंसी के दौरान, फिर हम देखेंगे लेबर के दौरान, फिर हम देखेंगे परप्यूरियम पीरियड यानी कि सूतिकावस्था के दौरान। तो प्रसव के दौरान क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं, तो महिला को उसके गर्भस्थ शिशु की कुशलता के लगातार मॉनिटरिंग करते रहेंगे। फिर एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा में होने वाली हाई रिस्क होती है, जो प्रसव प्रक्रिया है ना, ये हाई रिस्क लेबर होता है इसमें, तो इसीलिए इसको ऐसे हॉस्पिटल में दिखाना, मतलब कि लेबर करवाना चाहिए जिसमें कि जो आधुनिक उपकरण अलग, मतलब कि जो आधुनिक उपकरण है वो मौजूद होने चाहिए, और उस हॉस्पिटल में ऑब्स्टेट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन, एनेस्थेसिस्ट, ये जो होते हैं इन सब की उपस्थिति आवश्यक रूप से होनी चाहिए, ताकि अगर किसी भी तरह का अगर आपातकालीन स्थिति बनती है तो महिला को प्रभावी तरीके से हैंडल किया जा सके। तो इसीलिए उसको ऐसे ही हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए डिलीवरी के टाइम पे, जहाँ पे कि ये सारी चीज़ें उपस्थित हो। फिर आवश्यकता अनुसार लेबर को इंड्यूस करने के लिए ARM टेक्निक या फिर ऑक्सीटोसिन ड्रिप वगैरह का उपयोग करना चाहिए। और निम्न स्थिति में डिलीवरी को सिजेरियन सेक्शन द्वारा करना चाहिए। कौन सी स्थिति है जिसमें सिजेरियन सेक्शन करेंगे, अगर मैटरनल डिस्ट्रेस हो रहा है, फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, यदि एमनियोटॉमी करने तथा ऑक्सीजन ड्रिप लगाने के बाद भी सर्विक्स फेवरेबल नहीं हो रहा है, सर्विक्स फेवरेबल नहीं हो रहा है मतलब कि सर्विक्स जो है उस स्थिति में नहीं आया है कि बच्चे की डिलीवरी करवा सके, तो ऐसी स्थिति में हम लोग सिजेरियन सेक्शन करना प्रीफर करते हैं।
फिर सूतिका अवस्था के दौरान क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे। तो डिलीवरी के बाद महिला या नवजात किसी के भी कॉम्प्लिकेशन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए फ्रीक्वेंट चेकअप यानी कि लगातार हम लोग चेकअप करते रहेंगे। फिर प्रसव प्रक्रिया सामान्य प्रसव की स्थिति में महिला को अपने नवजात को आधे घंटे के अंदर तथा अगर सी सेक्शन करवाए हैं तो उसके अंदर 4 घंटे के अंदर स्तनपान प्रारंभ करने की सलाह देनी चाहिए। यानी कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आधे घंटे के अंदर बोलेंगे दूध पिलाने के लिए, और अगर सी सेक्शन हुआ है तो 4 घंटे के अंदर स्तनपान कराने के लिए बोलेंगे। फिर परप्यूरल सेप्सिस से बचाव हेतु महिला के जो है एसेप्टिक टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, और महिला को प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक देना चाहिए ताकि किसी भी तरह की इन्फेक्शन वगैरह ना हो। फिर ये तो हो गया हमारा मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा का, जो कि बहुत एजेड है और पहली बार माँ बनी है। अब हम देखने वाले हैं टीनेज प्रेगनेंसी। टीनेज का नाम तो आपको पता ही होगा कि जो 12 से 19 वर्ष की महिलाएं होती है, 13 से 19 वर्ष की महिलाएं होती है, तो उनको टीनेज बोला जाता है। तो अगर ऐसी महिला है जिसमें कि 19 वर्ष या इससे पहले के दौरान ही प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको हम लोग टीनेज प्रेगनेंसी बोलते हैं, ठीक है। और इस टीनेज प्रेगनेंसी को एडोलेसेंट प्रेगनेंसी भी कहते हैं, क्योंकि इस फेज को एडोलेसेंट फेज बोलते हैं, तो इसलिए इसको एडोलेसेंट प्रेगनेंसी भी कहते हैं। फिर इसका कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि कम उम्र में शादी हो जाना, या फिर अक्सर ऐसा लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि सामाजिक या आर्थिक स्तर से जो कमजोर वर्ग होता है ना, उसमें ऐसा देखने को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उनके अंदर जो है ना शादियाँ जल्दी कर दी जाती है, ठीक है। फिर शिक्षा का स्तर अगर कम है तो फिर उसमें भी शादी जल्दी हो जाती है। फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में अगर पता ही नहीं है, या फिर टीनेज में सेक्स कर लिया, और अगर बलात्कार का मामला होता है तो उसके अंदर भी प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। फिर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी। साइन एंड सिम्टम्स तो वही साइन एंड सिम्टम्स जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं। तो प्रेगनेंसी के क्या क्या सिम्टम होता है? तो मासिक धर्म की अनुपस्थिति यानी कि एमेनोरिया, फिर प्रातःवन यानी कि मॉर्निंग सिकनेस जिसको बोलते हैं, उल्टी वगैरह जिसमें होती है। फिर स्तन का आकार का बढ़ना तथा टेंडरनेस यानी कि ब्रेस्ट इनलार्जमेंट और टेंडरनेस। फिर जो पेट है यानी कि उदर है उसका इनलार्जमेंट यानी कि उसका बढ़ना, बार बार मूत्र त्याग करना, और प्रथम तथा थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान ये ज़्यादा होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्यूरेशन जिसको बोलते हैं, यानी कि मूत्र त्याग करने की इच्छा बार बार होती है, ये फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होता है। फिर स्किन में भी चेंजेस होते हैं। हमने प्रेगनेंसी के साइंस के बारे में जब पढ़ा था तो हमने अच्छे से देखा था कि स्किन में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। फिर फीटल हार्ट साउंड, फिर ऑस्कल्टेशन के द्वारा हम पता करते हैं, यानी कि जब हम सुनते हैं स्टेथोस्कोप से तो उसमें हम देखते हैं शिशु की धड़कन सुनाई देती है। फिर थकान महसूस होती है, क्विकनिंग होती है, यानी कि बच्चे की जो हलचल वो फील होती है, उसको क्विकनिंग हम लोग बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें। फिर कॉम्प्लिकेशन क्या होता है टीनेज प्रेगनेंसी में, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स तो वही नॉर्मल होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान, किसी भी प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं, तो वही उतना ही साइन एंड सिम्टम्स होता है। फिर इसके हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन जो मदर है वो उसकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि वो टीनेज है, तो उसका बॉडी अभी खुद ही बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, तो उस एज में प्रेगनेंसी होना ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाता है, क्योंकि बच्चे को संभालने के लायक उसकी बॉडी होती नहीं है अभी। तो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है? पहले तो गर्भावस्था के दौरान यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे तो वही एबॉर्शन, सीवियर एनीमिया, और फिर एंटीपार्टम हेमरेज, प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रोक्सिया प्लेसेंटा जिसको होता है। फिर हाइड्रेटिफॉर्म मोल, प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, ये सारे लक्षण देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें लेबर के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। हमने प्रेगनेंसी के दौरान देख लिया, अब हम लेबर के दौरान देखेंगे, उसके बाद फिर परप्यूरियम पीरियड के दौरान देखेंगे, जैसा कि हमने एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा में देखा था। तो उसके अनुसार अब देखते हैं लेबर के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है। तो लेबर जो है वो लंबा हो सकता है, यानी कि प्रसव प्रक्रिया लंबी हो सकती है, ज़्यादा दर्दयुक्त हो सकता है, और बर्थ कैनाल में इंजरी हो सकती है, क्योंकि अभी जो लड़की है, जो टीनेज उम्र की लड़कियां हैं, उसका बॉडी अभी उतना ज़्यादा डेवलप हो नहीं रहा होता, मतलब उतना डेवलप हुआ नहीं होता कि वो बच्चे को जन्म दे सके। तो इसके लिए जो है ना उसका जो जनन मार्ग है वो बहुत ज़्यादा छोटा रहता है उस टाइम पे, तो इसलिए उसमें दर्द ज़्यादा होता है, इंजरी ज़्यादा होती है, जो पेरिनियल टीयर होने का खतरा बन जाता है। फिर ऑपरेटिव प्रोसीजर जिसमें कि वेंटस डिलीवरी, फोर्सेड डिलीवरी, सी सेक्शन, इन सब की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। फिर जो अगला हमारा होगा वो होगा सूतिका अवस्था के दौरान क्या क्या जटिलताएं हो सकती है, तो यानी कि परप्यूरियम पीरियड के दौरान क्या क्या जटिलताएं होंगी। तो उसमें क्या हो सकता है कि जो साइकोसिस हो सकता है, यानी कि पोस्टपार्टम साइकोसिस, जिसमें कि डिप्रेशन वगैरह होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि अभी वो खुद ही बच्ची है, उसको क्या ही पता रहेगा कि वो माँ बनना क्या होता है क्या नहीं होता, तो इस सब के बारे में। फिर पोस्टपार्टम हेमरेज या फिर जो है परप्यूरल सेप्सिस, यानी कि परप्यूरल सेप्सिस मतलब कि इन्फेक्शन वगैरह होने का खतरा बढ़ जाता है। फिर फीटल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, बच्चे को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो कम वजन वाला बच्चा हो सकता है, लो बर्थ वेट, और फिर IUGR हो सकता है, यानी कि जो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, जिसमें कि जो गर्भस्थ अवस्था में बच्चा जो है इसका मतलब कि डेवलप नहीं होता है और सही से। उसके बाद फिर होता है कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन, जिसमें कि बच्चे के अंदर जन्मजात कुछ विकृतियाँ हो सकती है। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की संभावना तुलनात्मक रूप से अधिक होती है, यानी कि जो
बच्चा है उसके जन्म लेने के बाद जल्दी मरने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मदर की बॉडी इतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि बच्चे का न्यूट्रिशन को पूरा कर सके, तो इसलिए फिर मैनेजमेंट हम क्या करते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट भी हम उसी तरह से देखेंगे, पहले गर्भावस्था के दौरान, फिर डिलीवरी के दौरान, फिर उसके बाद फिर डिलीवरी के बाद, यानी कि परप्यूरियम पीरियड के दौरान। तो केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान क्या करते हैं कि अतिरिक्त देखभाल करना पड़ता है और नियमित रूप से एंटीनेटल विजिट करने की सलाह देते हैं और सावधानीपूर्वक सारे परीक्षण करते हैं और असामान्य लक्षण को देखकर तुरंत पहचान करके उसका उपचार करते हैं। फिर एनीमिया का रोकथाम के लिए IFA टैबलेट्स लेने तथा आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, अन्य सब्जियां, फल, गुड़ इत्यादि खाने के लिए प्रचुर मात्रा में बोला जाता है। फिर महिला को प्रतिदिन 300 कैलोरी ऊर्जा तथा 10 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा लेने के लिए बोला जाता है। जितना कि वो लेती थी, जितना उसका नॉर्मल है, उससे 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा और 10 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा, ठीक है। फिर गर्भवती महिला को प्रतिदिन 8 से 10 घंटे आराम करने के लिए, लंबी दूरी को यात्रा से बचने के लिए और प्रेगनेंसी के शुरुआती ट्राइमेस्टर तथा अंतिम 1 से 2 महीने के दौरान संभोग ना करने के लिए और प्रेगनेंसी के दौरान भारी काम करने के लिए मना किया जाता है, ठीक है। और महिला को किसी भी असामान्य स्थिति की उपस्थिति होने पर चिकित्सक को दिखाने के लिए सलाह देते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रेगनेंसी के दौरान हम देखभाल जो करेंगे। फिर लेबर प्रोसेस के दौरान, यानी कि डिलीवरी के टाइम पे क्या देखभाल करेंगे, तो उस टाइम पे महिला की डिलीवरी आधुनिक उपकरण से सुसज्जित जो हॉस्पिटल होता है उसमें करवानी चाहिए। सेम वही रीज़न है कि मतलब कि ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो हम संभाल सकें। फिर लेबर के दौरान अनुभवी स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी कि ऑब्स्टेट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन, एनेस्थेसिस्ट आवश्यक रूप से मौजूद रखना चाहिए ताकि किसी भी स्थिति को तुरंत प्रभावी ढंग से हैंडल किया जा सके। फिर लेबर के दौरान महिला के गर्भस्थ शिशु की कुशलता लगातार बारीकी से जांच करते रहना चाहिए और फिर पेरिनियल रप्चर की संभावना रहती है तो द्वितीय अवस्था के दौरान ही टाइमली एपिसियोटॉमी कर देना चाहिए। एपिसियोटॉमी आपको पता होगा कि एक हम लोग आर्टिफिशियली कट करते हैं ताकि बच्चे की डिलीवरी आसानी हो सके और ये पेरिनियल एरिया में किया जाता है, ठीक है। फिर दर्द का निवारण हेतु एनाल्जेसिक ड्रग देना चाहिए और लेबर में अगर हो रही प्रगति का आकलन करने के लिए सर्वाइकल डायलेशन, जो सर्विक्स में जो डायलेशन होता है, जो फैलाव होता है, और जो बच्चे का जो नीचे खिसकने का जो फीटल डिसेंडेंट की दर होती है, इसको देखते रहना चाहिए, पार्टोग्राफ को मेंटेन करना चाहिए। इसके अलावा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की तीव्रता, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन की मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। पार्टोग्राफ क्या होता है आप लोगों को पता होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया है। पार्टोग्राफ एक डिलीवरी के टाइम मेंटेन करने वाला चार्ट होता है, इसको देख के हम सही से पता कर सकते हैं कि ये डिलीवरी सही से नॉर्मल हो रही है कि नहीं हो रही है और हमें किस चीज़ की अभी ज़रूरत होने वाली है। तो फिर महिला की देखभाल करते समय, विभिन्न परीक्षण करते समय इन्फेक्शन के रोकथाम के लिए स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का यूज करते हैं और केवल स्टेरिलाइज उपकरण का ही यूज करते हैं। फिर लेबर रूम में प्रगति बहुत धीरे हो रही है तो आवश्यकता अनुसार एमनियोटॉमी या ऑक्सीटोसिन द्वारा जो लेबर है उसको इंड्यूस करते हैं। फिर प्रसव प्रक्रिया के दौरान महिला को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, उसे प्रोत्साहित करते हैं और निम्न स्थिति में सिजेरियन सेक्शन करते हैं। कौन कौन सी स्थिति, वही सेम है कि मैटरनल डिस्ट्रेस, फीटल डिस्ट्रेस, अगर कोई माल प्रेजेंटेशन है यानी कि बच्चे का जो है वो ब्रीच प्रेजेंटेशन है, ब्रो प्रेजेंटेशन, फेस या कंपाउंड प्रेजेंटेशन की उपस्थिति है, तो ये सारे प्रेजेंटेशन हमने पहले डिस्कस किए हैं, तो आप पिछला वीडियो जरूर देखें। फिर एमनियोटॉमी करने तथा ऑक्सीटोसिन ड्रिप प्रारंभ करने के बाद भी अगर सर्विक्स फेवरेबल नहीं हो रहा है, सर्विक्स उस तरह से नहीं बिहेव कर रहा है जिस तरह से उसे करना चाहिए डिलीवरी के टाइम पे, तो हम लोग सी सेक्शन पे ध्यान देते हैं। फिर केयर ड्यूरिंग परप्यूरियम, तो केयर ड्यूरिंग परप्यूरियम यानी कि डिलीवरी के बाद क्या केयर करते हैं, तो शुरुआत के 1-2 घंटे के दौरान उसकी कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते रहेंगे, जिसको कि हम लोग 4th स्टेज ऑफ लेबर भी बोलते हैं। फिर प्रसव प्रक्रिया के दौरान एपिसियोटॉमी की गई है तो उसको सूचरिंग की जानी चाहिए। फिर परप्यूरियल कॉम्प्लिकेशन जैसे कि PPH, परप्यूरियल साइकोसिस आदि की उपस्थिति को बारीकी से ऑब्जर्व करना चाहिए और कोई असामान्य स्थिति दिखाई दे तो उसको तुरंत उपचार करना चाहिए। महिला को नवजात शिशु को रूटीन देखभाल प्रदान करते रहना चाहिए और महिला को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के समय निम्न सलाह देनी चाहिए। कौन कौन सी सलाह देंगे कि लैक्टेशन पीरियड के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा, खनिज लवण और विटामिन लेना है, संतुलित आहार लेना है और बच्चे को 6 महीने तक केवल स्तनपान ही कराना है और उसके बाद धीरे धीरे वीनिंग प्रारंभ करनी है। वीनिंग का मतलब होता है कि बच्चे को दूध के साथ साथ हम कुछ और चीज़ें भी खिलाना या फिर पिलाना शुरू करते हैं। टीनेज माता को नवजात की देखभाल के संबंध में प्रॉपर ज्ञान का अभाव होता है क्योंकि वो खुद ही बच्ची है। फिर महिला को अपने नवजात की उचित देखभाल के बारे में विभिन्न जानकारियां प्रदान करनी चाहिए। टीनेज माँ को जल्दी ही माँ बनने के तुरंत प्रेग्नेंट होने की संभावना रहती है। माँ बनने के बाद जल्द ही महिला को पुनः प्रेग्नेंट होने की संभावना रहती है टीनेज प्रेगनेंसी में, ठीक है।
तो इसलिए महिला को कम से कम 2-3 साल तक पुनः प्रेग्नेंट ना होने की सलाह देनी चाहिए। और महिला को जल्द ही पुनः प्रेग्नेंट हो जाने पर उसके स्वयं तथा उसके होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी देनी चाहिए। महिला को बताना चाहिए कि अगर आप 2-3 साल के अंदर फिर से प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपकी बॉडी उस तरह से पहले से कैपेबल नहीं थी, अभी आपने एक बच्चे को जन्म दिया है और आप फिर से प्रेग्नेंट हो जाएंगे तो आपके स्वास्थ्य को भी खतरा हो सकता है और जो आपका होने वाला बच्चा होगा उसके भी स्वास्थ्य पे खतरा हो सकता है, वो सही से डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कम से कम 2-3 साल तक अभी आपको प्रेग्नेंट नहीं होना है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताएंगे, इसमें कि कॉन्डम्स या फिर अलग अलग IUGR मेथड्स, सॉरी कॉन्डम्स, या फिर जो कॉपर टी वगैरह होती है, या फिर जो विभिन्न जो टैबलेट्स वगैरह होते हैं, तो उन सब के बारे में हम लोग जानकारी देंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। फिर टीनेज प्रेगनेंसी की रोकथाम कैसे करेंगे टीनेज प्रेगनेंसी के। तो इसमें टीनेज प्रेग्नेंट होने पर न केवल महिला अपितु गर्भस्थ शिशु पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर कोई महिला टीनेज में प्रेग्नेंट हो जाती है तो इसके अलावा टीनेज माता अपने नवजात शिशु की देखभाल के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होती है, यानी कि मैच्योर नहीं होती है महिला, तथा टीनेज प्रेगनेंसी को रोकना जरूरी होता है। रोकने के लिए कौन कौन से उपाय करते हैं, तो टीनेज प्रेगनेंसी के साइड इफेक्ट्स के बारे में विस्तार से बताते हैं। बेटियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र पर नहीं करने की सलाह देते हैं, और फिर 18 वर्ष से पूर्व ही हो जाती है अगर शादी, तो ऐसी स्थिति में कपल को टीनेज के दौरान गर्भावस्था से दूर रहने के लिए सलाह देते हैं, तथा इसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में उन्हें जानकारी देते हैं। यंग कपल को शादी से पूर्व संभोग से दूर रहने के लिए सलाह देते हैं कि शादी से पहले संभोग नहीं करना है। फिर लोगों को इस संबंध में जागरूक करने के लिए सूचना, शिक्षा तथा संप्रेषण, यानी कि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसमें हम लोग कुछ और टॉपिक देखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं ग्रांड मल्टीपैरा क्या होती है। ग्रांड मल्टीपैरा का तो मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो महिला बार बार प्रेगनेंसी मतलब कि बच्चे को जन्म देती है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपैरा। ठीक है, और ग्रैंड मल्टीपैरा क्या होती है कि जो पहले 4 या उससे अधिक बार जीवित शिशुओं को अगर जन्म दे चुकी है तो वह महिला ग्रांड मल्टीपैरा कहलाती है। ठीक है, तो फिर इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, ये भी एक हाई रिस्क टाइप की प्रेगनेंसी होती है, और इसमें दिक्कत ये होता है कि जो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के खतरा रहता है अगर महिला पहले 3-4 बार बच्चे को जन्म दे चुकी है तो। इसमें वही सेम ही टाइप की कॉम्प्लिकेशन होती है प्रेगनेंसी के दौरान, एबॉर्शन, एंटीपार्टम हेमरेज, और फिर माल प्रेजेंटेशन, एनीमिया, प्री इक्लेम्सिया, मल्टीपल प्रेगनेंसी, जो जुड़वा बच्चे होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है अगर महिला पहले बहुत बार जन्म दे चुकी है तो बच्चे को। फिर हाइपरटेंशन, वेरिकोस वेन, अनस्टेबल लाई। फिर लेबर के दौरान क्या क्या खतरा रहता है, तो जेनाइटल प्रोलैप्स, क्योंकि बार बार उस होने की वजह से, फैलाव होने की वजह से दिक्कत होता है, और जेनाइटल प्रोलैप्स यानी कि जो जेनाइटल ऑर्गन है यानी कि यूट्रस वगैरह है वो डिलीवरी के टाइम पे बाहर आने का खतरा रहता है। फिर कॉर्ड प्रोलैप्स यानी कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसके बाहर आने का खतरा रहता है। फिर सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, कि वो सही से पेल्विस और जो बच्चे का सर रहता है और जो पेल्विस रहती है महिला की वो सही से प्रोपोर्शनेट नहीं हो पाता है सही से। फिर यूट्राइन रप्चर होने का खतरा रहता है, प्रोलॉन्ग लेबर, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर, ऑपरेसिव प्रोसीजर यानी कि सी सेक्शन, फोर्सेप्स डिलीवरी, वेंट्रस डिलीवरी का जो संभावना है वो बढ़ जाता है। फिर परपीरियम में क्या होता है कि यानी कि सूतिका अवस्था में क्या खतरा होता है कि पोस्टमार्टम हेमरेज होने का खतरा रहता है, और नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में नहीं आ पाती है, यानी कि सब इन्वॉल्यूशन हो जाता है। सब इन्वॉल्यूशन अभी मैंने तुरंत ही डिस्कस किया था कि जो महिला का जो यूट्रस वगैरह है वो फिर से वापस उसी स्थिति में नहीं आ पाता जिसे आना चाहिए। फिर जो लैक्टेशन फेलियर यानी कि दूध का स्रावन असफल हो जाता है। इसका भी मैनेजमेंट क्या होता है, ग्रांड मल्टीपैरा भी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है और अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है। इसके लिए भी वही करेंगे, एंटीनेटल विजिट पे जल्दी बुलाएंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, अदर परीक्षण वगैरह करते रहेंगे। जो भी अगर कॉम्प्लिकेशन अगर उत्पन्न होती है तो इनका कॉम्प्लिकेशन के बारे में ध्यानपूर्वक बारीकी से मॉनिटर करेंगे और आवश्यकता अनुसार इसका इलाज करेंगे। जो आहार के बारे में उसको जानकारी देंगे, जिसमें कि आयरन, फॉलिक एसिड टेबलेट, आराम करने के बारे में, भारी काम ना करने के बारे में, वही सारी चीज़ें जो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर महिला को किसी असामान्य स्थिति के दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सक को दिखाने के लिए बोलेंगे। फिर लेबर प्रोसेस के दौरान क्या क्या दिक्कत हो सकती है, मतलब क्या क्या केयर करना है, तो वही है कि सुसज्जित हॉस्पिटल में जहाँ पे कि आधुनिक उपकरण वगैरह हो वहाँ पे डिलीवरी करवाना है, और हैंडल करने के लिए जो स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, एनेस्थेसिस्ट सभी लोग होने चाहिए। फिर महिला और गर्भवती शिशु का पता लगाने के लिए उसका डायरेक्ट जो है मॉनिटरिंग करते रहेंगे, प्रेजेंटेशन पोजीशन का पता लगाते रहेंगे, मॉनिटरिंग के लिए सर्वाइकल डायलेशन वगैरह सब कुछ देखते रहेंगे। और अगर ज़्यादा लंबा हो रहा है तो
उसको करने से बचना है। फिर एनालिसिक यानी कि दर्द की दवाइयाँ देते रहना है। डिहाइड्रेशन वगैरह हो रहा है या फिर कीटो एसिडोसिस हो रहा है तो उसमें IV मार के द्वारा रिग्नर लैक्टेट यानी कि जिसको कि हम लोग RL सॉल्यूशन बोलते हैं वो भी चढ़ाते हैं। फिर इन्फेक्शन के रोकथाम के लिए एसेप्टिक टेक्निक का यूज करते हैं। वेजाइनल एग्जामिनेशन करते रहेंगे और वेजाइनल एग्जामिनेशन उसी से करवाना चाहिए जिसको कि अच्छे से उसके बारे में पता हो, जो एक्सपीरियंस्ड हो थोड़ा। ठीक है। फिर महिला को प्रसव प्रक्रिया की सावधानी पूर्वक आवश्यकता अनुसार इंड्यूस करेंगे। अगर पहले से खुद से ही इंड्यूस अगर प्रेगनेंसी जो लेबर है वो खुद से ही शुरू नहीं हो रहा है तो हम लोग खुद से इंड्यूस करवाएंगे, जिसमें कि हम लोग ARM टेक्निक का यूज करते हैं और ऑक्सीटोसिन ड्रिप वगैरह लगाते हैं। फिर अगर डिलीवरी का जो है C सेक्शन कब करवाएंगे, जब मेटरनल डिस्ट्रेस, फ्यूटल डिस्ट्रेस या फिर सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन या फिर माल प्रेजेंटेशन या माल पोजीशन है तो इन सब स्थिति में C सेक्शन करवाएंगे। परफ्यूरम में क्या क्या केयर करेंगे तो महिला की स्थिति को समान होने तक उसे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और PPH का खतरा रहता है ग्राउंड मल्टीपैरा में तो उसको मौजूदगी के लिए ध्यान से मॉनिटर करते रहेंगे। सेप्सिस होने से बचाने के लिए जो है एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं। फिर कॉन्ट्रासेप्शन को अस्थायी बनाने के लिए ट्यूबेक्टॉमी या फिर वेसेक्टॉमी अपनाने का सलाह देंगे। फिर परफ्यूरम के दौरान किसी भी प्रकार का अगर असामान्य लक्षण दिखाई देता है तो डॉक्टर को तुरंत दिखाने के लिए बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने देख ली। एक ये ग्रैंड मल्टीपैरा थोड़ा एक्स्ट्रा था, तो अगर आपको देखना है, ये सिलेबस में नहीं है पर ये हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको दे दे, क्योंकि कभी कभी ना 1 नंबर में पूछ लेता है कि मल्टीपैरा क्या होती है, ग्रैंड मल्टीपैरा क्या होती है, तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी था। और कुछ एक्स्ट्रा तो था नहीं इसमें, बस इतना ही कि इसका सिलेबस इसका जो डेफिनेशन था वही आपको जानना था। बाकी सारी चीज़ें तो पहले वाली ही है। कैसे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, क्या ध्यान देना है, कैसे हो सकता है, सारी चीज़ें वही पहले वाली थी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बाकी आप सपोर्ट करते रहें। ये हमारा फिर नेक्स्ट जो होगा वो लास्ट ही हमारा चैप्टर होगा, मल्टीपल प्रेगनेंसी, और इसी के अंदर भी एक और टॉपिक होगा हमारा। तो ये वीडियो कल या परसों तक आ जाएगा, तो आप सपोर्ट करते रहें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको कोई सजेशन देना है या फिर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लें, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई करने का। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।